नमस्कार दोस्तों, मेरा बस आपसे एक ही क्वेश्चन है। क्या किसी की मदद करना खराब है? क्या किसी को जब थोड़े से डायरेक्शन की जरूरत हो तब क्या वो डायरेक्शन देना खराब है? हमारी जो पहल है बस वो एक चीज कहती है कि हम यहाँ पे आपको पढ़ाने नहीं आए, आपको एक डायरेक्शन देने आए। आज के वो जो 2 न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवाने वाला हूं वो मेरी तरफ से एक सिंपल सी कोशिश है कि आप तक कुछ ऐसा पहुंचा दूं कि शायद जिसको लेके आप हमेशा से स्ट्रगल कर रहे थे उसमें कॉन्फिडेंट हो जाओ। मैं आज सबसे पहले जब क्वेश्चन चालू करवाऊंगा तो वो क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश करूंगा और मैं बस एक चीज चाहता हूं आपसे कि जब वो क्वेश्चन आपके सामने हो तो आप कुछ मत करो, सिर्फ वो क्वेश्चन को सॉल्व करो। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं उस सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करो। उस सॉल्यूशन के बारे में सोचो कि वो सॉल्यूशन मैंने कैसे बताया और आपने क्या अप्रोच लगाई। मैंने हर वो कॉमन चीज को कवर अप किया जो मे बी शायद आप भूल जाते हो। यार, घर से जब आप निकलते हो तो मम्मी भी, जब कोई अच्छा काम करने निकलते हो तो मम्मी भी आपको दही खिलाती है, दही शक्कर। तो मम्मी यहाँ पे क्या कर रही है? सिर्फ सपोर्ट कर रही है। ऐसे हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। हम वो हेल्पिंग हैंड आपका बनना चाहते हैं जिससे आपको लगे कि नहीं यार, अगर मैं कोई कंसेप्ट अभी तक गलत लगाता आ रहा था और शायद मैं 8 मार्क में से 1-2 मार्क्स मिस कर देता तो कॉमर्स बाबा ने वो 1-2 मार्क्स मेरे बचाए हैं। तो फिर से मैं वही बोलूंगा कि मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको वो कॉन्फिडेंस देने आया हूं जो आपको इस वक्त किसी ना किसी से चाहिए है। तभी तो बोला कि कॉमर्स बाबा सिर्फ एक पहल है जो आपको आपके सपोर्ट सिस्टम जैसे बैकअप देगी। तो चलिए, नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आशीष चौधरी, यू आर वॉचिंग कॉमर्स बाबा, लेट्स बिगिन। Do you think this is your time? चलिए रियलाइजेशन अकाउंट करना चालू करते हैं हमारे पहले एडजस्टमेंट से। लेकिन उस एडजस्टमेंट को टच करने से पहले मुझे आपको यह समझाना पड़ेगा कि मैंने कौन कौन सी चीजें ली हैं और कौन कौन सी चीजें नहीं ली हैं। अगर आप लायबिलिटी साइड पे देखते हैं तो मैंने 3 चीजों को नहीं लिया है। पहली चीज वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को ना लेने का एक बहुत बेसिक सा कारण है, और वो ये है कि जब आप एडजस्टमेंट्स को गो थ्रू करेंगे तो उस एडजस्टमेंट में WCR से रिलेटेड कोई भी लायबिलिटी नहीं है। जो मैंने कॉन्सेप्ट्स वाला वीडियो आपके लिए बनाया है उसमें अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने बोला था कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को तभी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर लिया जाता है जब कोई भी उसके ऊपर अराइज होती है, क्योंकि एडजस्टमेंट्स में कोई भी WCR से रिलेटेड लायबिलिटी नहीं है, WCR इसके अंदर नहीं आएगा। दूसरी चीज जो मैंने लायबिलिटी साइड में से नहीं ली है वो सिंपल है, जनरल रिजर्व। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है जो अलग से हम सरप्लस बचा के रखते हैं, वो जनरल रिजर्व होता है, उसको लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को नहीं लिया है क्योंकि वो इनसाइडर लायबिलिटी है, आउटसाइडर लायबिलिटी नहीं है। एसेट्स के अंदर मैंने क्या चीजें यहाँ पे नहीं ली है? सिर्फ एक चीज, और वो है कैश एट बैंक। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था वो मैंने बाय साइड उतार दिया है। कैश एट बैंक को इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो तो पहले से ही कैश है। चलिए आइए एक एक एडजस्टमेंट करना चालू करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 से चालू करेंगे। जो ए है एडजस्टमेंट नंबर 1 के अंदर, उसने बोला है कि वो अपनी वाइफ का लोन, मिसेज ए का, अगर क्वेश्चन ए देता है सिर्फ तो हम ये एज्यूम करते हैं कि वो भाई साहब मिस्टर होंगे, और अगर बैलेंस शीट में मिसेज ए दिया हुआ है तो वो उनकी वाइफ है, भले ही पार्टनर की वाइफ हो, क्योंकि वो पार्टनर नहीं है उनकी वाइफ, इसलिए उन्हें आउटसाइडर ट्रीट किया जाएगा। इसलिए मैंने मिसेज ए का लोन यहाँ पे लिखा भी है, मेंशन भी किया है, और क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने बोला है कि वो मिसेज ए का लोन देंगे, तो हमने यहाँ पे 2A's कैपिटल करके 25,000 उतार दिया है। फिर आगे बोला गया है कि जो ए भाई साहब हैं वो इन्वेस्टमेंट्स भी लेके जा रहे हैं, आधे 10% डिस्काउंट पे। तो आधे कितने हैं? टोटल इन्वेस्टमेंट्स अगर आप यहाँ पे देखें तो 60,000 रुपीज के हैं, उसका आधा होता है 30,000, 30,000 का 10% होता है 3,000, 30 में से 3 माइनस किया आया 27,000, और हमने लिख दिया बाय एज कैपिटल 27,000, जिस वैल्यू पे ए इन्वेस्टमेंट्स को लेके गए हैं। चलिए आगे इसके आगे करके देखते हैं कि क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो स्टॉक है और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको मार्केट में बेचा गया 10% डिस्काउंट के साथ। तो स्टॉक को अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो वो होगा 25,000 का। 25,000 में से 10% जो कि निकल के आता है 2,500 रुपीज, आप उसको माइनस करिए। 25,000 में से 2,500 माइनस होगा, 22,500 आ जाएगा। बाकी रिमेनिंग स्टॉक 60,000 का था, 30,000 का ए लेके गया, भले ही 27 में लेके गया लेकिन आधा लेके गया, बचा आधा 30,000 का, वो भी 10% डिस्काउंट पे रियलाइज हुआ। 30,000 का 10%, 3,000 माइनस कर दो, आ जाएगा इन्वेस्टमेंट 27,000।
थर्ड वाला पॉइंट बिल्कुल छोड़ के चलना, क्योंकि हमें फोर्थ वाला पॉइंट करना है, क्योंकि थर्ड वाला पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं चाह रहा हूं कि बैंक अकाउंट पहले कंप्लीट कर लूं। उसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्वेस्टमेंट्स के बाद वाली सारी चीजें फोर्थ वाले पॉइंट के अंदर दी हुई है, वो है डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकी वैल्यूज यहां पे क्या थी। फोर्थ पॉइंट के अंदर जो वैल्यू दी हुई है उनका मतलब है कि हमें इन सबको उस वैल्यू पे रियलाइज किया है, हमने सारी वैल्यूज को लिखा। उसके बाद कोई भी एसेट के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है जो कि बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू रियलाइज हुआ हो, इसलिए हमने बैंक अकाउंट में सारी चीजें लिखी। इसका टोटल 2,56,900 बाहर लिखा और हमने यहां पे बैंक अकाउंट को क्लोज कर दिया, जो भी वैल्यूज के साथ हम यहां पे लिख सकते थे। उसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में बोला गया जो बी भाई साहब हैं वो गुडविल को 40,000 में लेके गए। बैलेंस शीट में कहीं गुडविल नहीं दी हुई है तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। क्वेश्चन बोल रहा है, एडजस्टमेंट बोल रहा है कि बी लेके गया बाय बीस कैपिटल 40,000 दिखा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन ने बोला कि नहीं, बैलेंस शीट ने बोला कि नहीं, एडजस्टमेंट में दिया था, लिख दिया कि बाय बीस कैपिटल 40,000। साथ में उन्होंने बोला कि उन भाई साहब ने बिल्स पेबल का भी पैसा दिया है। यहां पे हम ढूंढेंगे बिल्स पेबल कितना है, 30,000। उन्होंने बोला कि 10% डिस्काउंट पे आपने पे किया है, जो मिस्टर बी है वो पे करेंगे। बी के बारे में बोल रहे हैं तो 20 कैपिटल 30,000 का 10% 3,000 माइनस किया, बचा 27,000। लिख दिया यहाँ पे 27,000 टू बीस कैपिटल करके, क्योंकि हमें बोला गया है कि ये बी पे करेगा तो बी को उसका रीइंबर्समेंट मिलेगा 27,000 का, जो कि हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। अब आइए चार एडजस्टमेंट्स करने के बाद बाकी के कुछ एडजस्टमेंट्स है वो देख लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। जो क्रेडिटर्स हैं उनको 90% वैल्यू पे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट दिया गया है। अगर क्रेडिटर्स देखते हैं आप तो 75,000 के हैं और जो 90% वैल्यू आती है वो 67,500 आती है। हमने टू बैंक करके क्रेडिटर्स को भी पे कर दिया है। फाइनली बोला गया जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस थे वो 1700 रुपीस के थे। हमने यहां पे ध्यान देना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सिर्फ पेड बोला है, तो हमने यहां पे टू बैंक करके 1700 पे कर दिया। सर इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर ली, तो ये तो बता दो कि ये टू बैंक करके 50,000 कहां से आया। मैंने आपको कंसेप्चुअल वीडियो के अंदर जो आज ही 11 बजे अपलोड हुआ है उसके अंदर बहुत क्लियरली बोला था कि कोई भी लायबिलिटी बिना पे करे नहीं रह सकते, आप अपनी बुक्स को क्लोज नहीं कर सकते हो। सन्ड्री क्रेडिटर्स पे कर दिया गया, बिल्स पेबल पे कर दिया गया। मिसेस एज लोन ए बोलेगा कि मैं पे करूंगा, बोला है कि नहीं है, तो वो ए के अकाउंट से एडजस्ट कर दिया, लेकिन बैंक लोन के बारे में तो कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम खुद से एक कॉन्शियस डिसीजन लेंगे और यहां पे वो टू बैंक करके 50,000 के थ्रू पे कर देंगे, क्योंकि कोई भी लायबिलिटी को अनपेड नहीं रखा जा सकता है। चलिए हो गया इतना। हमने क्या किया फिर, हमने पूरा क्रेडिट साइड टोटल किया। क्रेडिट साइड जब टोटल किया तो हमने पाया कि एक लास्ट चीज जो मैं भूल रहा हूं वो भी आपको बता दूं कि लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में कि एक कार थी, उस कार को पहले से स्क्रैप वैल्यू की तरह ले लिया गया था, मतलब वो बुक्स में शो नहीं हो रही थी, लेकिन वो ए भाई साहब ने बोला कि मैं उसको लेके जाऊंगा किस वैल्यू पे, 23,400 पे। तो कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ, भले बैलेंस शीट में ना हो, भले कहीं ना हो, लेकिन अगर क्वेश्चन कह रहा है, एडजस्टमेंट कह रहा है कि ए लेके गया, एसेट है, बाय साइड दिखा दो, 23,400 करके हमने दिखा दिया, ये ए लेके चला गया। इसके बाद हमने क्या किया, पूरा क्रेडिट साइड का टोटल किया। हमें पता चला क्रेडिट साइड का टोटल 5,28,300 आ रहा है। हमने उसमें से सारे जब डेबिट आइटम्स माइनस किए तो हमें पता चला देयर इज अ प्रॉफिट। वो प्रॉफिट कितना था, 75,600 का। अगर आप बैलेंसिंग निकालोगे सारे क्रेडिट आइटम्स को प्लस करके, सारे डेबिट आइटम्स को यहां तक माइनस करके जब आप निकालोगे तो 75,600 का प्रॉफिट आएगा, जो कि ए और बी ने अपने बीच डिवाइड कर लिया है इन देयर ओल्ड रेशियो, और उनको उनका प्रॉफिट उनके रेशियो में मिल जाएगा। मैंने यहां पे टू गेन ऑन रियलाइजेशन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं आपको क्लियरली बता चुका हूं एज पर न्यू सीबीएसई गाइडलाइंस आपको टू गेन ऑन रियलाइजेशन नहीं लिखना है, सीधे टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल लिख के करना है। ऑनवर्ड्स फ्रॉम 2018 एग्जामिनेशंस, तो याद रखना ये चीज, जल्दी से बनाओ, मैं लौट के आता हूं, उसके बाद अपन करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। चलिए आइए एक बार पार्टनर्स कैपिटल को भी समझ लेते हैं। इसके बाद जब हमने रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया है, सबसे पहले बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल के ओपनिंग फिगर दिए हुए 30,000 40,000 रुपीस, हमने वो कैरी डाउन किया। उसके बाद जो रियलाइजेशन का गेन आया है हमें वो लिखना है। कितना गेन था, 75,600 का। मैंने सीधे सीधे उसे कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट किया था और वो था, याद करो, 45,360 और 30,240,
जो कि हम यहाँ रियलाइजेशन का गेन लिखेंगे। उसके बाद ये रियलाइजेशन कौन सा है, अगर आप फिर से रियलाइजेशन अकाउंट जो आपने बनाया है उसका डेबिट साइड अगर आप देखते हो तो जो ए था उसने बोला था कि वो अपनी वाइफ का लोन पे करेगा, और वाइफ का लोन कितना था 25,000। जो बी था उसने बोला था कि वो जो बिल्स पेबल है उसकी जिम्मेदारी वो उठा रहा है और वो पे करेगा बिल्स पेबल को 10% के डिस्काउंट के बाद। तो वैल्यू निकल के आई थी 27,000 जो कि हमने डेबिट साइड पे टू बीस कैपिटल करके लिखी थी, वो यहां पे हमने लिख दी है। अब जनरल रिजर्व जो था वो ओल्ड पार्टनर्स में, ऑब्वियसली जो ओल्ड पार्टनर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके बीच उनके ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा, और वो जनरल रिजर्व यहाँ पे ओल्ड रेशियो में बांटा गया जो कि है 3:2 का। जनरल रिजर्व को 3:2 के रेशियो में हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फाइनली जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्योंकि हमने रिवैल्यूएशन नहीं होगा, जो कि हमने रियलाइजेशन के अंदर नहीं दिखाया क्योंकि उस पर कोई लायबिलिटी नहीं थी, तो वो रिजर्व फ्री हो गया, उसको अब पार्टनर्स अपने बीच बांट के खा सकते हैं। इसलिए WCR ओल्ड पार्टनर्स ने अपने ओल्ड रेशियो में दैट इज 3:2 में बांट के खा लिया। मैं यहाँ पे रेशियोज निकालना नहीं सिखाऊंगा बिकॉज वी आर इनटू रिवीजन सीरीज, एटलीस्ट यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट द रेशियोज। और अगर आप इसको बेसिकली ऐसे ही देख रहे हैं तो प्लीज मत देखिए, हमारे उन वीडियोस को आने में टाइम है जो कि हम इन डेप्थ में कवर करेंगे, हमारे पास टाइम कम था इसलिए ये रिवीजन सीरीज है। तो जब अकाउंटिंग रेशियोज की बात आती है, जो बेसिक रेशियोज हैं वो हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं। चलिए आइए, WCR हमने बांट दिया, उसके बाद डेबिट साइड पे क्या है। सबसे पहले टू रियलाइजेशन, ये रियलाइजेशन क्या है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो बाय एज कैपिटल करके हमने 27,000 लिखा था। ये एज कैपिटल क्या था, जो ए इन्वेस्टमेंट लेके गया था 10% डिस्काउंट पे, फिर ये 40,000 क्या था, जो बी गुडविल लेके गया था, ये 40,000 वो है। फिर ये टू रियलाइजेशन 23,400 क्या है, एक कार थी, याद करो, जो ए लेके जाने को तैयार था, जिसकी बुक में कोई वैल्यू नहीं थी, बट अचानक से पता चला था कि वो कार एग्जिस्ट करती है, तो उसको ए 23,400 पे लेके गया था। अब हमने क्या किया, पूरा का पूरा क्रेडिट साइड हमने प्लस किया, उसमें से जो डेबिट वैल्यूज है उसको माइनस किया। तो जो पेमेंट हमें ए और बी को करना है वो आ रहे हैं 7960 एंड 71,240। ये हम बैंक अकाउंट में जाके दोनों को पे कर देंगे। ये हमने बैलेंस कैरिड डाउन क्यों नहीं लिखा, लोन क्यों नहीं लिखा, सीधे सीधे बैंक अकाउंट उठा के क्यों लिखा, बिकॉज ये डिसोल्यूशन है, इसके बाद फर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, इसलिए फर्म को, पार्टनर्स को भी उनका पैसा पे करना पड़ेगा, जो कि वो यहाँ पे कर रही है। फाइनली हम बैंक अकाउंट बनाएंगे और सारे एडजस्टमेंट्स खत्म करेंगे। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। चलिए अब बैंक अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। बैंक अकाउंट के अंदर सबसे पहले जो एसेट साइड पे बैंक का बैलेंस दिया हुआ है उसे एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने यहां पे उतार लिया है। उसके बाद जो एसेट्स की टोटल वैल्यू रियलाइज हुई थी उससे पैसा बिजनेस के अंदर आया था, इसलिए हमने उसे टू रियलाइजेशन करके 2,56,900 जो टोटल लिखा था उसको यहाँ पे डेबिट साइड उतार लिया। क्रेडिट साइड पे अगर देखा जाए तो हमने क्रेडिटर्स को पे किया था एज 67,500, याद करिए 90% वैल्यू पे। उसके बाद ये रियलाइजेशन बैंक लोन को डिनोट करता है जिसके बारे में एडिशनल कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, फिर भी हमने उस बैंक लोन को पे किया था। फिर बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ये वो एक्सपेंसेस है रियलाइजेशन के जो एडजस्टमेंट में दिए हुए थे कि 1700 पे किए गए हैं। फाइनली जो ए और बी को हमने कैपिटल अकाउंट के पेमेंट किए हैं उनको लिख दिया। जब दोनों साइड को टोटल किया तो सेम वैल्यू निकली 2,61,400, जिससे हमें पता चल गया कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आइए थर्ड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, जो कि ये रहा आपके सामने। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लिया हो तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर थर्ड क्वेश्चन तक आ चुके हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि डिफिकल्टी जो है स्टेप बाय स्टेप बढ़ाई जाए। ये डिफिकल्टी नहीं है, बस ये चीज है कि इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा। जैसे अगर बैलेंस शीट को आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले आपको फिगर्स को देखना पड़ेगा और जो आइटम्स लिए हुए हैं बैलेंस शीट के अंदर उनको एक बार देखना होगा। हमने लायबिलिटीज साइड पे रिजर्व्स को स्किप कर दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को स्किप कर दिया है और कैपिटल अकाउंट्स को स्किप कर दिया है। और एसेट साइड पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खुला हुआ है हमने उसको स्किप कर दिया है। और इन सब को स्किप करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इनसे पैसा रियलाइज नहीं हो सकता है। एसेट्स में जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो एक्चुअल में लॉसेस हैं जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हो पाए हैं, इसलिए लिखे हुए हैं। उनसे कोई पैसा हमें इनकैश करके नहीं मिला सकता या नहीं दे सकता है, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो जनरल रिजर्व है या जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो ऑलरेडी पैसे में है। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स होते हैं वो एक्चुअल में इंटरनल लायबिलिटीज होती हैं, तो उनको भी नहीं लिया जाएगा। उनके अलावा जितना जो कुछ है हमने सब यहाँ पे लिखा है और टॉप पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को लिखा है क्योंकि वो डेटर्स में से माइनस होता है, हम यहाँ पे माइनस करके नहीं दिखा सकते। एवरी सिंगल प्रोविजन इज अ लायबिलिटी
एंड लायबिलिटी इज क्रेडिटेड, इसलिए हमने इसको यहाँ पे क्रेडिट साइड उतार लिया है। चलिए क्वेश्चन करना चालू करते हैं एडजस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग। जब हमने सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को लिख लिया है तो सबसे पहले क्या बोला गया, वही कि बी अंडरटुक टू पे मिसेस बीज लोन। जो बी है उसने मिसेस बी का लोन पे करने के लिए मान गया है वो, तो 15,000 का हमने यहाँ पे टू बीज कैपिटल करके एडजस्ट कर दिया है। आइए सेकंड एडजस्टमेंट देखते हैं क्या बोलता है। जो ए है वो 50% जो स्टॉक है उसको लेके गया है एट 20% डिस्काउंट। जब मैं 80,000 का 50% निकालता हूं तो आता है 40,000, और 40,000 का 20% डिस्काउंट जब मैं माइनस करूंगा तो वो जो 20% आएगा वो निकल के आएगा 8,000 रुपीज। जब मैं 40,000 में से 8,000 रुपीज माइनस करूंगा तो जो वैल्यू रियलाइज होगी वो होगी 32,000 रुपीज, और ये 32,000 रुपीज ए क्योंकि लेके जा रहा है इसलिए उसके कैपिटल से इसको एडजस्ट कर दिया गया है। चलिए आइए नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं कि वो क्या बोलता है। जो रिमेनिंग स्टॉक है, मतलब 50% लेके चला गया ए, तो जो रिमेनिंग स्टॉक है वो कितना बचता है, बाकी का 50% दैट इज 40,000, उसको 30% के प्रॉफिट पे आपने बेचा है। अगर 40,000 का 30% अपन लगाए तो 12,000 रुपीज निकल के आता है, यानी स्टॉक को 52,000 की वैल्यू पे क्या कर दिया गया है, सेल आउट कर दिया गया है। फिर क्या दिया गया है कि जो डेटर्स थे 12,000 रुपीज के वो बैड डेट हो गए हैं, और टोटल डेटर्स क्वेश्चन में दिए हुए 66,000 के, 66,000 में से अगर आप 12,000 माइनस करते हो तो आता है 54,000। वो पैसा हमें मिल गया है, हमने यहाँ पे बाय बैंक के अंदर लिख दिया क्योंकि उतना पैसा हमें मिल जाएगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन हिंट कर रहा है कि इतना बैड डेट है तो ऑब्वियसली अगर इतना ही बैड डेट है मतलब बाकी का पैसा मुझे मिल गया, बाकी का पैसा मिल गया, इसलिए मैंने बाय बैंक करके यहाँ पे लिख दिया। आइए नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसका 1,40,000 रुपए 1,40,000 रुपीज रियलाइज हुआ है, हमने लैंड एंड बिल्डिंग करके 1,40,000 यहाँ पे शो कर दिया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा क्रूशियल है, उन्होंने बोला आधे जो ट्रेड क्रेडिटर्स हैं उन्होंने प्लांट एंड मशीनरी को 10% के डिस्काउंट पे एक्सेप्ट कर लिया है। आधे ट्रेड क्रेडिटर्स यानी 80,000 के जो ट्रेड क्रेडिटर्स हैं उसमें से 40,000 के जो ट्रेड क्रेडिटर्स थे उन्होंने प्लांट एंड मशीनरी को एक्सेप्ट कर लिया है एट 10% लेस वैल्यू, यानी 10% लेसर वैल्यू पे। तो अगर हम सोचें कि प्लांट एंड मशीनरी 30,000 था और उसको 10% लेसर वैल्यू पे एक्सेप्ट कर लिया, मतलब समवॉट अराउंड 30,000 का 10% माइनस करके तो 27,000 पे, वो मायने नहीं रखता है। इसका एक्चुअल में जो सेंस आपको निकालना है वो ये है कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में ना कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है, इसमें सिंपली जो क्रेडिटर्स हैं वो जो प्लांट एंड मशीनरी है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 27,000 है। कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी एक एसेट कोई लेके क्रेडिटर कोई लायबिलिटी जाती है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती है, क्योंकि ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, ना किसी पार्टनर पे लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, ना किसी पार्टनर को हमें कोई पैसा देना पड़ेगा। तो इस सेंस में यहाँ पे फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई एसेट कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी को देते हैं तो उसका कोई भी एंट्री हम पास यहाँ पे नहीं करते हैं। तो फिर क्या होगा, इसमें से जो एक्चुअल में आपको चीज निकालनी है वो ये है कि ये जो प्लांट एंड मशीनरी लेके जा रहे हैं इसके साथ क्रेडिटर्स को हमने 5,000 रुपए ऊपर से दिए हैं। ये 5,000 रुपए आपने क्योंकि कैश दिए हैं, आप इसको अलग से कहीं लिख लो कि 5,000 रुपए आपने कैश दिए हैं, और इसके बाद वाले पॉइंट के साथ हम इस पॉइंट को कंप्लीट करेंगे। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है कि रिमेनिंग क्रेडिटर्स को आपने 10% डिस्काउंट की वैल्यू पे ऑफ कर दिया। अब अगर 80,000 के टोटल क्रेडिटर्स थे, 40,000 का हम एडजस्टमेंट अभी करके आ रहे हैं पिछले पॉइंट में, तो बाकी के जो क्रेडिटर्स बचते हैं वो 40,000 रुपीज के हैं। अगर 40,000 रुपीज का अगर आप 10% निकालते हो तो वो निकल के आता है 4,000 रुपीज। आप 40,000 में से 4,000 माइनस करो, क्योंकि हमने 10% डिस्काउंट पे क्रेडिटर्स को पे किया है और टोटल पेमेंट हो गया यहाँ पे 36,000 का। और प्रीवियस पॉइंट में अगर आप देखते हो तो क्रेडिटर्स को हमने वहां पे 5,000 कैश दिया था, इस वाले पॉइंट में 36,000, पिछले वाले पॉइंट में 5,000, टोटल जो क्रेडिटर्स को पे किया गया वो पे किया गया 41,000। इसलिए अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ट्रेड क्रेडिटर्स के सामने मैंने 41,000 लिखा है। आपको ये चीज बहुत क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि कोई भी क्रेडिटर अगर कोई भी एसेट लेके जाता है तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। आपको ये चीज दिमाग में बिठानी पड़ेगी, क्योंकि ये अगर टफ क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन कुछ यूनिक है, कुछ नया है, तो उसके अंदर यही चीज है जो मैं आपको सिखाना चाहता था। चलिए आइए हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। बिल्स पेबल को पूरा पैसा दे दिया गया, कुछ नहीं है, बिल्स पेबल 25,000 है, पूरा पैसा दिया गया। यहाँ पे लिख दो भैया कितना, 25,000 जो था वो लिख दिया क्योंकि उनको फुल पेमेंट किया गया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 थे, यहाँ पे कहीं पे भी कुछ नहीं है रियलाइजेशन एक्सपेंस, वो तो अलग से निकल के आता है, लिख दिया हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को टू बैंक अकाउंट करके 5,000। फाइनली इसके बाद का एक एडजस्टमेंट है कि जेड एक कस्टमर था जिसका कोई भी डेट रहा होगा जो कि बैड डेट प्रूवन हो गया है। नाउ अब वो हमें 500 रुपए देने को तैयार है, तो हमने यहाँ पे उसको 500 रुपीज दिखा दिया है। फाइनली दो एडजस्टमेंट्स और दिए हुए हैं कि कंटिंजेंट लायबिलिटी
थी जो हमें पे करनी पड़ी है, यानी वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी। कंटिंजेंट का मतलब है उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी गई थी, तो वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो है वो 5000 रुपीज की है जो हमें पे करना पड़ रहा है। और फाइनली हमें क्या देखना है कि एक फर्नीचर के बारे में बोल रहे हैं जो मैंने बैंक अकाउंट के अंदर ही एडजस्ट किया है, वो लास्ट पॉइंट है और वो कह रहा है कि फर्नीचर जो है उसका हमने 10,000 रुपीज रियलाइज किया है, हमने उसको यहां पे लिखा, टोटलिंग में 2,56,000 हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना, पूरा क्रेडिट जोड़ो, उसमें से पूरा डेबिट माइनस करो और जैसे ही माइनस हो जाएगा तो आपका फाइनल आंसर आएगा, वो ए और बी के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। मैंने टू गेन ऑन रियलाइजेशन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं बता रहा हूं बार बार, एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड्स आपको सीधे सीधे आपके आंसर्स को दिखाना है, गेन ऑन रियलाइजेशन करके नहीं लिखना है। हमने यहाँ पे वो आंसर दिखा दिया। प्रॉफिट कितना हुआ, कैसे निकाला, चलो टोटली करो। जो प्रॉफिट आया वो आया 92,500 का, हमने उसे ओल्ड रेशियो में बांटा, वही वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है 3:2। जब 3:2 में बांटा तो 55,500 एंड 37,000 आया, ये पार्टनर्स के बीच बांट दिया गया। आइए फटाफट पहले आप इसको रिकॉर्ड करेंगे, इसको नोट करेंगे, उसके बाद मैं आऊंगा और इधर पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको करवाऊंगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या, वही फिर से काम। सबसे पहले हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, उसके बाद जो मिसेस बी का लोन जो मिस्टर बी देने वाले हैं वो रियलाइजेशन से उठाया, क्योंकि हमने डेबिट साइड पे टू मिस्टर बीज कैपिटल अकाउंट लिखा था, वो यहां पे 15,000 ट्रांसफर किया पी के अकाउंट में। जो गेन हुआ था दोनों पार्टनर्स के बीच उनके ओल्ड रेशियो में बांटा, दैट वाज 3:2। रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो कि लायबिलिटीज में दिए हुए थे उनको उठाया और उनके ओल्ड रेशियो में यहां पे बांट दिया 3:2 में। नेक्स्ट जब डेबिट साइड की बारी आई तो हमने क्या किया, जो स्टॉक था वो ए लेके गया था और बाय एज कैपिटल करके वहां पे जो 32,000 लिखा हुआ था वो हमने यहां पे डेबिट कर दिया। उसके अकाउंट से उतना पैसा लेंगे क्योंकि ए ने हमें उसका कोई पैसा तो दिया नहीं। हाँ लिखा हो ए टुक ओवर द स्टॉक एंड ही हैज गिवन अस द कैश, अगर ऐसा लिखा होता तो हमें यहां पे लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हमें ऑलरेडी पैसा मिल चुका होता, हम रियलाइजेशन में ही बाय बैंक कर चुके होते, कैपिटल अकाउंट से ओपन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कई बार ऐसा एडजस्टमेंट देते भी हैं, तो इसलिए मेरी बात ध्यान से सुन लेना कि अगर कैश लिखा होता कि ए ने स्टॉक लिया कैश में, तो एक्चुअल में ए का कोई कैपिटल अकाउंट खोलने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें पैसा मिल चुका है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं दिया, बस ये लिखा है कि ए ने स्टॉक ले लिया, तो वहां पे खोला बाय एज कैपिटल, यहां पे टू रियलाइजेशन करके ए के अकाउंट से हमने क्या किया, एडजस्ट कर दिया। अगर आप लायबिलिटी साइड पे देखेंगे तो वहां पे जो भी चीजें थी हमने उसको यहां पे क्रेडिट साइड एडजस्ट किया, और जो एसेट साइड पे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है हमने उसको डेबिट साइड पे ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में डालकर राइट ऑफ कर दिया। फाइनली जो बैलेंसेस आए हैं कैसे आए हैं, हमने जो क्रेडिट साइड है उसको टोटल किया, उसमें से डेबिट साइड को माइनस किया तो हमारे पास बैलेंसेस आ गए हैं और वो टू बैंकर के पार्टनर्स को पे ऑफ करने पड़ेंगे, पार्टनर को देने पड़ेंगे, फर्म पार्टनर को देगी क्योंकि यहां पे बिजनेस को क्लोज डाउन किया जा रहा है, वाइंड अप किया जा रहा है, इट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चलिए आइए फाइनली बैंक अकाउंट बनाते हैं और इस क्वेश्चन को भी खत्म करते हैं। फाइनली अब हमारा बैंक अकाउंट जो बचा हुआ है उसमें हमने सबसे पहले क्या किया, बैलेंस शीट का रुख किया। बैलेंस शीट में एसेट साइड देखा कि बैलेंस दिया हुआ है बैंक अकाउंट का, दैट वाज 30,000, हमने सीधे सीधे उतार लिया। उसके बाद उसी में कैश अकाउंट भी दिया हुआ था, उस बेचारे को अकेला क्यों छोड़ें, उसको उठाया बैंक अकाउंट में टू साइड टू कैश अकाउंट करके लिख दिया। फाइनली जो रियलाइज हमने एसेट किए थे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, उन एसेट्स की टोटल वैल्यू थी 2,56,000, वो हमने यहां पे लिख दी। अब याद करो जो मैंने ये खाली छोड़ा है वो थे बैड डेट्स रिकवर्ड, जो लास्ट में दिए हुए थे कि एक बैड डेट्स थे, जो बैड डेट जेड एक कस्टमर था वो बैड डेट हो चुके थे, वहां से रिकवर हुए थे कितने, 500 रुपीज, जो कि यहाँ पे आएंगे। पैसा मिला था, वहां पे हमने बाय बैंक करके एंट्री की थी जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था। फाइनली जब हम बाय साइड आते हैं, जो पेमेंट्स किए वो देख लेते हैं। रियलाइजेशन में वो टू साइड पे थे, डेबिट साइड पे थे, उनमें सबसे पहले थी लायबिलिटीज जो कि 66,000 की थी। वो लायबिलिटीज में जो क्रेडिटर्स को पेमेंट किए गए, बिल्स पेबल को पेमेंट किए गए, वो सारे जोड़ दिए। बाय रियलाइजेशन ये जो एक्सपेंसेस थे रियलाइजेशन के वो यहां पे लिखे हुए हैं। बाय 1,000 रुपीज रियलाइजेशन के अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज के हैं, एक कंटिंजेंट लायबिलिटी थी जिसका हमें पेमेंट करना पड़ गया, ये वो है। और फाइनली जो ए और बी को हमने कैपिटल पेमेंट्स करे हैं, उनके कैपिटल अकाउंट के पेमेंट्स किए हैं, उनको यहां पे रिकॉर्ड किया गया। दोनों साइड हमारा टैली हो गया, हमारा बैंक अकाउंट बिल्कुल सही सही बन गया। यहां इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा खत्म होता है। चलिए कुछ आपको होमवर्क भी दिया जाए कि आप कुछ चीजों को करें, आप कुछ चीजों को समझें
हमने आपको जर्नल एंट्रीज, हमारे कंसेप्चुअल टॉपिक्स जो हमने कवर किए हैं, जो वीडियो हमने कंसेप्चुअल वीडियो लाए हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म को लेके, उसके अंदर हमने साफ साफ सिखाए हैं कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं। तो आपका पहला होमवर्क ये है कि आप जो रियलाइजेशन अकाउंट आपने बनाए हैं आप उनको एज इट इज रखेंगे और उनके थ्रू जर्नल एंट्रीज बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि कंपैरेटिवली बहुत ईजी है। लेजर अकाउंट्स में डिफिकल्टी आती है, जो कि हमने सीख लिया है कि कैसे करते हैं, और मोस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट्स वो कर चुके हैं जो सीबीएसई ने पास्ट 10 इयर्स पेपर्स में पूछे हैं। दूसरी चीज, हमने जो आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग की उसके थ्रू हमने कोशिश की कि आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस समझ में आए। सारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर आप समझ चुके होंगे तो आप उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन करेंगे जिसके थ्रू आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। अगर आप ये 2 होमवर्क कर लेते हैं जो हमने आपसे बोला है तो आपका पूरा डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म तैयार हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो हम कहां जा रहे हैं। फाइनली अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी इस वीडियो के थ्रू हो चुकी है, जो थोड़ा बहुत होमवर्क मैंने दिया है अगर आप वो कर लेंगे, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है, आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को उठाइए, आप जर्नल एंट्रीज को उठाइए, आई एम डैम श्योर आपको बनेगा। अगर आपको लगता है कि इससे एक स्टेप आप और ऊपर जाना चाहते हैं तो हमारा अकाउंट्स का जो वीडियो नंबर 3 है दैट इज मेंट फॉर द टॉपर्स, उसमें हम एक सिंपल सा एक डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे और कुछ नहीं है, आप सब लोग उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो 3rd वीडियो पे भी जा सकते हैं। पहला था कंसेप्ट का, दूसरा था न्यूमेरिकल्स का और तीसरा है टॉपर्स का। आप उस वीडियो को भी ओपन करके देख सकते हैं अगर आपको वो फ्रूटफुल लगता है तो। सो तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।